Today we are going to study about resume writing. How to write a resume. For that I am sharing a PPT with you. रिज्यूम जो होता है आपका, वो आपको जरूरत होती है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूम शुड वर्क एज योर विजिटिंग कार्ड. So you should make a very effective resume during your when you are appearing for an interview. जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपियर होने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको रिज्यूम सबमिट करना होता है. ये आपकी पहली स्टेज होती है. इसलिए कभी भी आप जो अपना रिज्यूम बनाएंगे, वो आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव होना चाहिए. अगर हम रिज्यूम की बात करते हैं, तो आप जैसे रिज्यूम के कई टाइप्स होते हैं अलग अलग, उनका अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है, अलग अलग रिलेवेंस है, जिसको हम जानेंगे. जैसे आपके यहाँ फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, कॉमनली जो रिज्यूम होते हैं आपके, वो 3 टाइप के होते हैं. पहला है आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम. ठीक है. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है? क्रोनोलॉजी इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करें. किसी भी इस चीज का जब हम डेट वाइज अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो ईयर वाइज हो, मंथ वाइज हो, या डेट वाइज हो. ठीक है. जो आपका ये आप अरेंजमेंट करते हैं, डेट्स को जो आप अरेंज करते हैं, या टाइम पीरियड को जो आप अरेंज करते हैं, वो आपकी कहलाती है क्रोनोलॉजी. ठीक है. तो ये आपका एक टाइप का रिज्यूम होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम. अब इसमें हम क्रोनोलॉजी किसकी अरेंज करेंगे, कि अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब में है और आपके पास कई सालों का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप किसी नई जगह जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आपने पिछले जहां जहां काम किया है, सबसे रिसेंट वर्क आपने जहां पर किया है, पहले आप उसका, जब भी आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें आप जब भी हमेशा पहले लेटेस्ट वाला सबसे पहले दिया जाता है, और उसके बाद में आपके, उसके पहले आप कहाँ करते थे, उससे पहले आप कहाँ करते थे, उसके बारे में आप पूरा अपना अ, उसमें लिखते हैं. वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूरी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इसमें आप देते हैं, कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने कितने समय तक काम किया है, और किस पोस्ट पे किया है, ये सब कुछ. ठीक है. उसके आप सबसे लेटेस्ट वाली से फिर उसके बाद प्रीवियस 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 पे जाते जाएंगे. ये आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट होता है. जैसे इसका नाम है क्रोनोलॉजिकल, वैसे ही इसका रिलेवेंस होता है कि इसमें आप क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकली अपने प्रोफेशनल जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, उसको आप हाईलाइट करते हैं या शेयर करते हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप आपका जो रिज्यूम का होता है, वो होता है फंक्शनल रिज्यूम. अब इसका अगर हम नाम पढ़े, तो इसमें फंक्शनल मतलब जिसमें आप अपने फंक्शंस पे, दैट मीन्स योर स्किल्स, आपकी जो जो स्किल्स है उस पे आप फोकस करते हैं. ठीक है. मतलब आप जब ये वाला रिज्यूम बनाएंगे, तो अपना नाम और इन सब की इंफॉर्मेशन देने के बाद, अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद, आप पहला जो कॉलम बनाएंगे, वो आप अपने स्किल्स का बनाएंगे. दैट मीन्स यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर फंक्शनल एंटिटीज, और यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर स्किल्स. जब भी आप अपने स्किल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आपका फंक्शनल टाइप ऑफ रिज्यूम कहलाएगा. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ का आपका जो रिज्यूम होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन. अब इसका नाम इंडिकेट करता है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. तो किस किस का कॉम्बिनेशन है ये? आप जब क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों रिज्यूम को मिला देते हैं, तो इन दोनों को मिला के आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम बनता है. दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिज्यूम में आपको अपने स्किल्स पे भी फोकस करना है, प्लस आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो भी रही है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, जहां जहां आपने काम किया है, उसको भी आप इसमें मेंशन करते हैं. बेसिकली ये 3 टाइप के रिज्यूम्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन.
ओके। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिज्यूम किसके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। जैसे हम क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम की बात करते हैं तो ये उनके लिए ज्यादा बेस्ट रहता है जिनकी वर्क हिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और जब आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे क्लोजली रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब आपने जो प्रीवियस वर्क जहां भी किया है वही वर्क एक्सपीरियंस आप जिस जॉब के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट है, तो आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल या स्किल्स फॉर्मेट जो होता है आपका रिज्यूम का, वो उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है जो अपने करियर में चेंज चाहते हैं। सपोज अभी तक आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे थे, अब आप स्विच करना चाहते हैं। अगर बीइंग एन इंजीनियर आप किसी कंपनी में अभी तक काम कर रहे थे और आपको लगता है कि आई हैव टू स्विच इन एजुकेशनल फील्ड और आप करियर में चेंज चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप फंक्शनल या रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है उसको आप फॉलो करेंगे। और इसके फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना है। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिज्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है प्लस जिनमें काफी स्किल्स भी है, तो ये दोनों चीजों को हाईलाइट करते हैं। वैसे जनरली कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है फॉर एनीवन। अगर इन जनरल हम बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर होके बात ना करें और जनरल बात करें, तो आपका जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ जो रिज्यूम फॉर्मेट होता है that would be considered the most appropriate one in general. Now we will try to understand the difference between resume, CV and biodata. Sometimes it is asked in your examination also, what is the difference between CV, biodata and resume? अगर हम रिज्यूम की बात करते हैं तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समरी। यहाँ समरी किसकी, अ रिज्यूम इज अ समरी ऑफ वंस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ रिज्यूम में आप किसकी समरी देते हैं, अपनी एजुकेशन की, अपने स्किल्स की, अपने एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस की। आपका जो रिज्यूम होता है क्योंकि वो समरी है इन सबकी, ये एक या मैक्सिमम 2 पेज का होता है। ठीक है, रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है वो 1 या मैक्सिमम 2 पेज होना चाहिए और इसमें आप अपनी एजुकेशनल और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करते हैं। अगर हम सीवी की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा, देखो पहले हमने बोला है समरी, समराइज करना किसी चीज को या किसी की समरी देना, तो ऑब्वियस है वो छोटा होगा। लेकिन हम बोलते हैं कि अपना कोर्स ऑफ लाइफ बताइए, आप आपका जीवन का रास्ता। सीवी का जो मतलब है करिकुलम विटे का लैटिन वर्ड है, उसका मतलब ये होता है। दैट मीन्स जब आप अपनी लाइफ के बारे में पूरा सब कुछ बताएंगे तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा डिटेल में जाएगा। इसलिए ये 2 से 3 पेज का होता है आपका सीवी। करिकुलम विटे की हम बात कर रहे हैं, वो आपका 2 से 3 पेज का होता है। और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना, क्योंकि आप सीवी बना रहे हैं दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। आपके पास कई सालों का जब एक्सपीरियंस होता है तब आप सीवी प्रिफर करते हैं, सीवी बनता है आपका और उसमें आप पूरा उसके बारे में डिटेल्स देते हैं। बायोडाटा अगर हम इस शब्द की बात करते हैं तो ये शॉर्ट में हम इसको बायोडाटा कहते हैं। वैसे ये बायोग्राफिकल होता है, बायो का पूरा इसका जो मीनिंग है। बायोग्राफिकल से हमारा मतलब क्या होता है कि इसमें हम अपनी जो पर्सनल पर्टिकुलर्स है उसके बारे में उसकी डिटेल्स देते हैं। लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, योर कलर, योर हाइट, योर वेट, योर नेशनलिटी, योर कास्ट, लाइक योर रेसिडेंस, योर मैरिटल स्टेटस। ये सारी चीजों की जानकारी जो हम देते हैं, बायोग्राफिकल चीजों की जानकारी। दैट मीन्स हाइट, वेट, कलर जो मैंने आपको बताया, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मैरिड है या अनमैरिड है, लाइक दैट।
ये सारा आपका बायोडाटा में आता है। ठीक है, अब हम तीनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि सीवी आपका सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो होता है वो सीवी होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, रिज्यूम उससे छोटा होता है। ठीक है, बायोडाटा में आपकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, रिज्यूम और सीवी में आपकी एजुकेशनल, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, बाकी सारी चीजें आती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सब कुछ आता है। सीवी और रिज्यूम में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सीवी तब बनता है जब आपका एक्सपीरियंस ईयर्स आपके ज्यादा होते हैं या आपने बहुत जगह जॉब करके अलग अलग जगह का आपका एक्सपीरियंस ले लिया, तो तब उनका सीवी बनता है। और रिज्यूम में आप थोड़ा समरी टाइप देते हैं तो आपका शॉर्ट एक्सपीरियंस रहता है उसमें, उनका रिज्यूम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम, सीवी एंड बायोडेटा। अब हम बात करते हैं कि एक रिज्यूम जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। रिज्यूम में सबसे पहला आपका होता है हेडिंग। हेडिंग का मतलब है कि हेडिंग में आप अपना नाम लिखेंगे, आपका एड्रेस रहेगा उस पे, उसका एड्रेस के साथ आपका पिन कोड रहेगा, मतलब फुल एड्रेस चाहिए, पोस्टल एड्रेस जिसको हम कहते हैं, जहां आपको हम कुछ भी चीज पोस्ट करें तो वो पहुंच जाए, ऐसा आपको एड्रेस लिखना पड़ता है उसमें। ठीक है, फिर आपका अगर टेलीफोन नंबर है तो घर पर अगर लैंडलाइन है, टेलीफोन नंबर है, तो वो उसके साथ आप एरिया कोड भी देंगे। उसके अलावा आपका फैक्स नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। अगर फैक्स नंबर है तो, नहीं है तो आप ईमेल आईडी आजकल कॉमन है तो वो जरूर रहेगा। उसके बाद सबसे पहली चीज, जब आप अच्छे से अपना नाम, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका कांटेक्ट नंबर, ये सब कुछ आप डिटेल आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं आपका करियर ऑब्जेक्टिव। अब करियर ऑब्जेक्टिव को आपको रिजेंबल करना है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मिलता जुलता आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या आपके करियर ऑब्जेक्टिव में आप ऐसी चीजें मेंशन करेंगे जो आपके जो भी जॉब जिसके लिए आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर आप बहुत दूसरी चीजें भी लिख रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव में, देन इट्स ओके, बट यू शुड मेंशन समथिंग रिलेटेड टू द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाई। उसके बाद आपका जो थर्ड कॉलम है वो आपका आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या उसको हम और दूसरे शब्दों में कहते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें आप अपना सब कुछ, आपने जो जो एजुकेशन आपने पास आउट कर चुके हैं, आप आपकी पूरी एजुकेशनल डिटेल्स इस कॉलम में रहती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा वो आपका बनेगा वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन इट्स ओके, आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने, और जब आप वर्क एक्सपीरियंस अपना मेंशन करेंगे तो आप ये भी बताएंगे कि वहां आपने क्या क्या काम किया, कितने समय तक किया, कहाँ किया, और आपको वहां क्या क्या अचीव। ठीक है, ये सारी चीजें वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ आप ये नहीं लिखेंगे कि मुझे यहाँ पर काम करने का इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ क्या अचीव किया, आपकी क्या क्वालिटीज थी जो आपके वर्क एक्सपीरियंस में आपने उसको प्रूव की, तो ये चीजें आप वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करें। ठीक है, उसमें आपने किस पद पे काम किया है, कितने समय तक किया है, किस कंपनी में किया है, और वहाँ आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आप उसमें मेंशन करेंगे वर्क एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट चीज जो आपकी आ जाएगी वो आपका आएगा स्पेशल स्किल्स, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। अगर आप में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज आप अगर मैकेनिकल फील्ड से है और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज भी उतना थॉरली है, किसी लैंग्वेज का होता है कभी कभी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर नॉलेज जो है वो बहुत जनरल चीज है, तो अगर उसका आपको अदर आपने अलग से कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स और ऐसा कुछ आपके पास है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं स्पेशल स्किल्स में। उसके बाद आप अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपने कभी परफॉर्म की है स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो उसे आप मेंशन करेंगे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट या एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। इस कॉलम में आप जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है या कभी कुछ आपको रिकॉग्निशन मिला हो, तो आप यहाँ पर अपने हॉबीज, इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेंशन करेंगे।
उसके बाद आपका कॉलम आ जाएगा आपका अचीवमेंट्स, अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स। अगर आपको अवार्ड्स मिला हो, कभी कोई रिवार्ड मिला हो या आपका कोई अचीवमेंट हो। सपोज आप अगर कॉलेज लेवल पे आपने नेशनल लेवल पे फुटबॉल वगैरह खेलने गए और वहां पर आपको बेस्ट प्लेयर चुना गया, तो आप उसको इसमें, या स्टेट लेवल पे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपको वहाँ प्राइज मिला हो, तो वो चीजें आप इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। लास्ट आपका जो सेक्शन होगा आपके रिज्यूम में, एज अ फ्रेशर, क्योंकि आप अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप उसमें लिखेंगे रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि आप किसी एक या दो, मैक्सिमम आप दो, मिनिमम आप दो लोगों के नाम देंगे और मैक्सिमम आप तीन चार लोगों के नाम दे सकते हैं। आप ऐसे लोगों के नाम देंगे जिनसे कांटेक्ट किया जा सके और उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सके। ऐसे लोगों से आप बात करेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे लोगों का नाम, नंबर और उनका डेजिग्नेशन आपको देना होता है, जब भी आप ऐसे लोगों का नाम, नंबर या डेजिग्नेशन देते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि आप पहले ही उनसे बात कर ले कि भाई मैंने अप्लाई किया है और मैं रेफरेंस में आपका नाम दे रहा हूँ। ठीक है। ये आपका काम है कि आप पहले ही उनसे श्योर कर ले कि भाई मैं आपका नाम दे रहा हूँ, और अगर वो कंफर्टेबल है, वो अपने परमिशन दे देते हैं अपना नाम देने के लिए, तो फिर आप उनका नाम दें। उस केस में आपको उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, और उसके साथ उनका मोबाइल नंबर, ये आपको डिटेल देनी होती है। किस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उसका भी नाम देना होता है। इंस्टीट्यूट या कंपनी, आप किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप जहाँ भी वो जिस पोस्ट पे है, वो आपको डिटेल देनी पड़ती है उसके साथ। ये आपके इस रिज्यूम जो है उसका फॉर्मेट होता है, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना नाम, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, उसके बाद आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद आप एकेडमिक या जिसको हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, जितने भी एग्जाम्स आपने पास आउट किए हैं, दैट मीन्स अगर आप एज अ बीटेक स्टूडेंट अभी आप अप्लाई करते हैं बीटेक पास करने के बाद, तो बीटेक 12th एंड 10th, इतना आप उसमें डिटेल देंगे। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन करेंगे। जैसे कई लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो उनको पार्ट टाइम भी करते हैं, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर वर्क एक्सपीरियंस। और यदि आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी आपको ट्रेनिंग करके एक कॉलम डाल के, और उसमें क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है 3rd ईयर के बाद, तो आप लास्ट ईयर में ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपने इतने इतने महीने के लिए किस कंपनी में किस इसके लिए आपने ट्रेनिंग की। वो भी आपका एक एडवांटेज होगा अगर आप इसमें एड ऑन करते हैं तो। उसके बाद आप मेंशन करेंगे, आप अगर आपने कोई स्पेशल स्किल्स है तो, इफ यू आर गुड being technical student, if you are good in communication, if you are having extra computer knowledge, या आपने कंप्यूटर में अलग से कोई कोर्स किया हो, तो that you can mention in the special skills। फिर आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट आएगा, और फिर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स अगर कोई है तो, लास्टली आपका रेफरेंसेस। ये आपके एक स्टैंडर्ड रिज्यूम का फॉर्मेट होता है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोटेशन लेटर। ये मैंने आपको, कोटेशन लेटर वो होता है कि जब हमें कोई चीज किसी से परचेज करनी हो, तो हम उनसे कोटेशन मंगाते हैं उस चीज का। वो आपका कहलाता है कोटेशन लेटर, जिसमें कि वो सब कुछ लिख के आपको भेजते हैं, लाइक कि किस कंपनी का उनके पास अवेलेबल है, किस किस कंपनी का कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, व्हाट इज द प्राइस, पूरा कैटलॉग आपके पास आता है कोटेशन लेटर के थ्रू। कोटेशन लेटर का फॉर्मेट भी बाकी लेटर्स के फॉर्मेट जैसा ही होगा। सबसे ऊपर आपका हेडिंग आएंगे, दैट मीन्स आपका कंपनी का नाम और ये सब जो लेटर लिख रहा है सेंडर्स उसका। उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसका आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सैल्यूटेशन आएगा। फिर आप लेटर के अंदर का जो भी मैटर है, अगर आप कोटेशन लेटर लिख रहे हैं तो उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी लेटर, क्योंकि आपने इंक्वायरी लेटर उनको भेजा था तभी वो आपको कोटेशन भेज रहे हैं। ठीक है। तो आप शुरुआत उसी के रेफरेंस से करेंगे कि आपका जो इंक्वायरी लेटर है वो इस डेट को मुझे मिला है,
एंड वी आर वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स। फिर आप पूरी डिटेल्स देंगे मटेरियल की। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन सारी मेंशन करेंगे कि आप इसके साथ साथ आपकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे इस जो लेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें हमने इलेक्ट्रिक पंप सेट्स के का जो कोटेशन भेजा है, तो उसके साथ हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है वो है प्री इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर द ऑर्डर इन बल्क, free services for the period of 1 year, sales tax will be charged extra, delivery will be within 15 days, guarantee for the pump sets are for 1 year, 50% advance at the time of order and rest after the delivery of the goods. Then you will end the letter with a polite statement. We hope you will find our offer attractive. Kindly feel free to contact us for further details if any. We look forward to hearing from you. उसके बाद yours faithfully करके लेटर को एंड करेंगे। ये आपका कोटेशन लेटर। ठीक है, आज हमने रिज्यूम के बारे में डिटेल में पढ़ा है पूरा कि रिज्यूम क्या होता है, आप कैसे उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, कितने टाइप के आपके रिज्यूम होते हैं, विच वन इज बेस्ट फॉर होम। ये आज हमने स्टडी किया है। आई थिंक कि अब आपको रिज्यूम बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।